नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं मार्च माह के अंतिम सेशन को लेकर और इस सेशन में अपने जानेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में। कोई भी टॉपिक अपने से वंचित नहीं रहने वाला है। आप लगातार जोश और जुनून को बनाए रखिएगा, अच्छे से अपने कवर अप करने वाले हैं अपने अंतिम बिंदु को। और आज के इस सेशन का अपने आगाज करने जा रहे हैं भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष से। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष से, और ये भारत के दूसरे नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। इनसे जो पूर्व थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, और अपने वर्तमान में भारत के जो नए लोकपाल अध्यक्ष है वो कौन सी खान से निकाल कर लाए हैं, तो एम खान से निकाल के लाए हैं, खान विलकर जी को। इस तरीके से याद रखेंगे, कहां से लेकर आए हैं तो खान से निकाल के लेकर आए हैं खान विलकर जी को, और भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष इन्हें बनाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम खानविलकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 फरवरी 2024 को, कब दोस्तों, 27 फरवरी 2024 को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या किया है? लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया है, और ये देश के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे, और इनसे पूर्व पिनाकी चंद्र घोष थे। दोस्तों, जब से पिनाकी चंद्र घोष मई 2022 में क्या हुए थे, सेनानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे, और उनके बाद ये पद खाली पड़ा था। और तब से झारखंड के जो झारखंड हाई कोर्ट है, तो झारखंड हाई कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी क्या करे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। लेकिन बाद में अपने को खान से खानविलकर मिलते हैं, और इन्हें देश के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बनने का इन्हें अवसर प्राप्त होता है, और अपने को देश का दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन मिलते हैं, जस्टिस एम खानविलकर के रूप में मिलते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकपाल अध्यक्ष के साथ सदस्यों को भी नियुक्त किया गया, वो कौन है, तो न्यायमूर्ति लिंगपा नारायण स्वामी जी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को भी क्या किया गया, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। लोकपाल अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, और इसके साथ अपने सदस्य के रूप में लिए लिंगपा नारायण स्वामी, संजय यादव जी और ऋतुराज अवस्थी। नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी, और जो अन्य सदस्य हैं वो है सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की जी के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों, जो एम खानविलकर जी है, इनके निर्णय काफी अहम मुद्दों को लेकर चर्चित थे। जिस प्रकार सबरीमाला, जो सबरीमाला मंदिर है, उनमें लेकर महिलाओं को लेकर क्या था, प्रतिबंध था, तो उनके प्रवेश को लेकर प्रतिबंध था, वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो उन उसके निर्णय को लेकर भी क्या ये चर्चित रहे थे। आधार कार्ड की, जो अपना आधार कार्ड है, उसकी वैधता को लेकर भी इन्होंने अपना अहम निर्णय दिया था, तो तब भी ये चर्चा में रहे थे। और समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने में इनका अहम निर्णय रहा। तो इस प्रकार ये तमाम जो केसेस हुए उनके बारे में, निर्णयों को लेकर या डिसीजन को लेकर ये जाने जाते हैं एम खानविलकर जी, और वर्तमान में इन्हें दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, लोकपाल की स्थापना लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। किसके तहत की गई? लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। दोस्तों, तो लोकपाल और जो लोकपाल के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक समिति होती है, उस समिति के सिफारिश के आधार पर, प्रधानमंत्री जी की समिति के सिफारिश पे, इस पे अध्यक्ष कौन होते हैं इस समिति के? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो विपक्ष होते हैं उनके नेता यानी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल थे। और लोकपाल लोकायुक्त का कार्य क्या होता है दोस्तों? लोकपाल का कार्य होता है कि जो सार्वजनिक पदाधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, पदाधिकारी है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है। इसलिए लोकपाल का गठन किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, समझ आया टॉपिक? याद रखेंगे एम खानविलकर जी को। तो खानविलकर जी क्या हैं? अपने दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। नंद किशोर यादव जी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन दोस्तों? नंद किशोर यादव जी बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सदन के नेता के रूप में और विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया है। इस प्रकार ये 3 फैक्ट आप याद रखिएगा। नंद किशोर जी के व्यक्तिगत जानकारी के बारे में अपने को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष है। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और उन्होंने अजमेर में एक शानदार लैब का भी बनाने की भी घोषणा की है, वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, बताइएगा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। रणजीत कुमार जी को ICAI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है ICAI? दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर यह संस्था है। और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रणजीत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है। जस्टिस रितु बहारी, न्यायाधीश रितु बहारी जी को उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? जस्टिस रितु बहारी। रितु बहारी इतनी भारी हो गए कि इनका दाव इतना भारी रहा कि उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर इन्हें मिला है। और इन्होंने 12 फरवरी 2024 को क्या ली है? शपथ ली है। और उन्हें यह शपथ प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिलाई है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। न्यायमूर्ति रितु बहारी इससे पहले पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। और न्यायाधीश रितु बहारी ने न्यायाधीश विपिन सिंघवी का स्थान लिया है, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से 26 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हो गए थे। और उनके स्थान पर वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? तो रितु बहारी जी, पहली महिला न्यायाधीश, ये अपने को ध्यान में रखना है। जस्टिस NV अंजारिया कर्नाटक हाई कोर्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो बात करें दोस्तों हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। किस प्रकार दोस्तों कि अगर अपने को हाई कोर्ट में जज यानी न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उनमें मुख्य न्यायाधीश को लेकर, या भारत के किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में बात करें तो उनमें न्यायाधीश को लेकर नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस प्रदेश का, जो उस प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है, वहां के राज्यपाल के परामर्श से क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना में 5 फरवरी 2024 को आंतरिक फेरबदल हुआ, जिसके चलते सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने यह पदभार 19 फरवरी 2024 को ग्रहण किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की, तो बात करें दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। किसे दोस्तों? संजय वर्मा जी को। संजय वर्मा जी को। सभी यूपीएससी से परिचित हैं संघ लोक सेवा आयोग से। तो एक बार अपने जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में ब्रॉड रूप से। यूपीएससी का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक सदस्य कार्यालय 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। संघ लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लोक सेवा आयोग के लिए गठन का प्रावधान है। और इसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। लोचन सिंह पठानिया मुख्य हाइड्रोग्राफर नियुक्त। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के
मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। लोचन सिंह पठानिया नौसेना के जल सर्वेक्षण जहाज INS दर्शक और संध्यांग को कमांड कर चुके हैं। अपने 3 दशकों से अधिक सेवा के काल में उन्होंने जल सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। भारतीय नौसेना का जल सर्वेक्षण विभाग जल सर्वेक्षण एवं नौ परिवहन चार्ट के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोग्राफी अनुप्रयुक्त विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य सभी सामुदायिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। तो ये अच्छे से चिरपरिचित हैं क्योंकि काफी 3 दशकों से अधिक के अपने सेवा काल में जल सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों में विशेष पहचान रखते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य हाइड्रोग्राफर नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार होंगे ट्राई के अध्यक्ष। ट्राई क्या है दोस्तों? ट्राई की फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार जो इस प्रकार अपने जितने भी मोबाइल्स, टेलीफोन से इनका उपयोग करते हैं, तो इनके अध्यक्ष कौन है, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार जी को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री। दोस्तों चंपई सोरेन क्या है? झारखंड के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 2 फरवरी 2024 को इन्होंने शपथ ली और शपथ किसने दिलवाई? तो झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है वो अपने जान लेते हैं। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को शिबू सोरेन का हनुमान भी कहा जाता है। मैट्रिक पास चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। सरायकेला सीट से विधायक चंपई सोरेन, कहां से विधायक है ये? सरायकेला सीट से विधायक चंपई सोरेन बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और चंपई ने 1991 में पहली बार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों सोनाली कार्डे की, तो सोनाली कार्डे USAID की प्रशासक सामथा पावर की सहायक बनी है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ब्यूरो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस BHA का प्रशासक सहायक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली कार्डे जी को नियुक्त किया गया है। सोनाली कार्डे जी को नियुक्त किया गया है। नवाब सलाम ICJ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? नवाब सलाम को किया गया है। 6 फरवरी 2024 को लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 27वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस पद पर रहने वाले पहले लेबनानी और दूसरे अरबी होंगे दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट अधिनियम में और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। और बात करें दोस्तों तो भारत के जो न्यायाधीश है वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं वो कौन है? तो दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी जो 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के क्या है सदस्य के रूप में हैं, अभी भी हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 तक रहे। नगेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक। सर बेनेगल राव 1952 से 53 तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश सदस्य के रूप में रहे हैं। लेकिन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, दलबीर भंडारी और नगेंद्र सिंह का संबंध किस राज्य के किस जिले से है? दोनों का संबंध किस राज्य के किस जिले से है वह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और बहुत ही रोचक जानकारी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोनों ही, दलबीर भंडारी और नगेंद्र सिंह, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी जगह बना चुके हैं और बहुत गौरवान्वित करने का अपने को अवसर प्रदान किया संपूर्ण भारतवासियों के लिए, क्योंकि
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पूरे संसार से केवल 15 न्यायाधीश होते हैं, उनमें से एक जगह बनाना अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दलवीर भंडारी जी ने और नगेंद्र सिंह जी ने क्या किया है, जो बताना है आपको कहाँ से संबंधित है और परीक्षा के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं इनसे पहले जो क्रोनोलॉजी पढ़ी थी अक्टूबर 2023 की, तो उसके बारे में दलवीर भंडारी जी के बारे में चर्चा किए थे। तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि दलवीर भंडारी जी और नगेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है। अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इनके बारे में अपन को ज्यादा जानकारी नहीं लेनी। सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के नए राजा। ये मलेशिया के राजा कैसे बनते हैं, इसकी अगर विशेष जानकारी लेनी है तो ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होने के कारण मैं आपको नहीं बता रहा इसके बारे में। लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सांसद सफीरुक रहमान बरक का निधन हो चुका है दोस्तों 27 फरवरी 2024 को, कि लोकसभा के सबसे बुजुर्ग क्या थे, एमपी थे, उनका निधन अभी हो चुका है। कानूनविद फली एस नरीमन जी का भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फली सैम नरीमन का 21 फरवरी 2024 को 95 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। 1929 में रंगून में जन्मे। रंगून में किसे निर्वासित किया गया था 1857 की क्रांति में, बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और नरीमन ने 1950 में एक वकील के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी और 1961 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बना दिया गया था और वर्तमान में इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। 1991 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रख्यात लेखिका उषा किरण खान का निधन हो गया। हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका थी दोस्तों प्रोफेसर उषा किरण, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ये आपने को ध्यान में रखना है। उषा किरण खार दरभंगा जिले के लहरिया सराय की रहने वाली थी। उन्होंने हिंदी और मैथिली की कई पुस्तकें लिखी है। वह बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में हिंदी सम्मान, राजभाषा विभाग से महादेवी वर्मा सम्मान, दिनकर राष्ट्रीय सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कई ऐसे पुरस्कार इन्होंने जीत चुके हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हो चुका है। नामीबिया के राष्ट्रपति हेंज गिंगोब का निधन भी हो गया है। तो ये हाईलाइट जो अपने को हाईलाइट है, ये पढ़ना है। अब जो भारत से रिलेटेड है उनके बारे में अपन जानकारी अर्जित करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का निधन। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने श्रृंखला के बाद छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में 18 फरवरी 2024 को अंतिम सांस ली और वह 78 वर्ष के थे। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के, जो अपना जैन धर्म होते हैं, इसके दो संप्रदाय होते हैं। कौन से दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। आचार्य विद्यासागर जी का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह 26 वर्ष की आयु में क्या हो गए थे, आचार्य बन गए थे। आचार्य विद्यासागर ने 54 वर्ष की आयु में जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में चतुर्मास किया था और युवा विद्यासागर का 1970 रेनवाल में पहला केस लॉन्च समारोह हुआ। जैन समाज के आधुनिक वर्तमान कहे जाने वाले संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि से 3 दिन पूर्व आचार्य पद का त्याग करते हुए अपने शिष्य निर्यापक शर्मण मुनि सम्य सागर जी को सौंप दिया। तो अपनी व्यासपीठ थी जो किनको सौंप दी, सम्य सागर जी को सौंप दी समाधि लेने से पूर्व। श्रृंखला एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वैच्छिक आमरण उपवास शामिल किया जाता है। श्रृंखला एक जैन धर्म का धार्मिक प्रथा है दोस्तों, आप पढ़िएगा गूगल पे जाके सर्च कीजिए श्रृंखला पद्धति क्या है। इसमें एक उपवास दिया जाता है कि बिना भोजन काफी दिन तक भोजन छोड़ा जाता है, भोजन निराहार रहा जाता है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी है वो बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए वगैरह रहती है, तो वो सूखने पड़ जाती है और बाद में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु, ये इच्छा मृत्यु हो जाती है। एक प्रकार की समाधि लेते हैं जिसे श्रृंखला पद्धति कहा जाता है। प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर यमीन सियानी जी का निधन। ये भारत के प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर अमीन सियानी जी, जिनका 20 फरवरी 2024 को मुंबई में क्या हो गया, हार्ट अटैक के कारण 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
उनका मशहूर कार्यक्रम बिनाका गीतमाला रेडियो सिलोन श्रीलंका से प्रसारित होता था और ये प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर थे अमीन सियानी जी, काफी सियाने थे इसलिए प्रसिद्ध क्या बने, अनाउंसर बने। ये अपने को ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का भी निधन हो चुका है। बात करें दोस्तों पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल जी पुरोहित जी ने क्या कर दिया है कि राज्यपाल पद से उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने 3 फरवरी 2024 को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 31 अगस्त 2021 को पंजाब के 36वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और वर्तमान में उन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। बात करें दोस्तों शुभमन गिल की, तो ये काफी फेमस रहे थे T20 क्रिकेट में शुभमन गिल, जिन्हें पंजाब के राज्य आइकन बनने का अवसर दिया गया है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब के लिए स्टेट आइकन घोषित किया गया है। बस इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। पंजाब के राज्य स्टेट आइकन किसे घोषित किया गया है, तो शुभमन गिल को। वरुण घोष गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसद बने हैं। कौन? वरुण घोष। इन्होंने क्या लिया दोस्तों, सांसद बनने के बाद गीता पर हाथ रख इन्होंने क्या लिया, शपथ लिए। कहां पर? वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की संसद में, सीनेटर में जब ये सांसद चुने गए तो वहां पर गीता पर हाथ रखकर इन्होंने शपथ ली। अपने आप में रोचक तथ्य है। थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता, ये एक्टर हैं साउथ मूवीज के, थलापति विजय। इन्होंने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी 2 फरवरी 2024 को लॉन्च की है और पार्टी का नाम क्या रखा है? तमिलनागा वेट्री कड़गम रखा है, जिसका हिंदी में अर्थ है तमिलनाडु विजय पार्टी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तमिलनागा वेट्री कड़गम पार्टी है वो किन की है? तो साउथ इंडियन जो मूवीज होती है उनके जो अभिनेता है थलापति विजय, उनकी पार्टी है जिसकी स्थापना 2 फरवरी 2024 को की गई है। बात करें दोस्तों सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। इनसे पूर्व जो नाम चेंज किए गए थे, जिस प्रकार फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था नई दिल्ली, उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। इकाना स्टेडियम लखनऊ में था, उसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया गया। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में बनाया था, इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और सौराष्ट्र जो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम था उसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया। तो यह प्रमुख दिवस हैं दोस्तों। इसके बाद प्रमुख पुस्तकें की चर्चा करें तो स्केलेप्टेड स्टोन्स है दोस्तों, अश्विनी प्रभु की, महास्विपनकुडू पत्रकार पी विक्रम की, एक समंदर मेरे अंदर संजीव कुमार जोशी जी ने लिखा है, और इरफान ए लाइफ इन मूवीज सुबह गुप्ता की है दोस्तों। ये अपने को ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला, तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला ये दोस्तों फरीदाबाद में हरियाणा में आयोजित होता है। इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 फरवरी 2024 को किया और भारतीय हैंडलूम और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह वार्षिक मेला हरियाणा पर्यटन की ओर से आयोजित किया जाता है। तो यह सूरजकुंड मेला कहां पर लगा है दोस्तों? ये फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। विविधता का अमृत महोत्सव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 फरवरी 2024 को अमृत उद्यान नई दिल्ली में 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। कहां पर? नई दिल्ली में। कब दोस्तों? 8 फरवरी 2024 को। 4 दिवसीय यह महोत्सव संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा उद्यान उत्सव 2024 के एक भाग के रूप में की गई और इस महोत्सव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए 8 समर्पित स्थलों के माध्यम से 320 से अधिक बुनकरों और कारीगरों ने, किसानों ने और उद्यमियों ने भागीदारी की। और जो दोस्तों इनके नाम दिए गए पूर्वोत्तर राज्यों के, वो अरुणाचल प्रदेश को डॉनलेट्स माउंटेन्स, असम को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर को जेवेल ऑफ इंडिया, मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स,
और सिक्किम को हिमालयन पैराडाइज और त्रिपुरा को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ये इनको नाम दिए गए थे अमृत भारत विविधता का अमृत भारत में महोत्सव में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024, जिसका आयोजन 12 से 14 फरवरी 2024 को यूएई में किया गया। इस सम्मेलन में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को संबोधित किया। भारत, तुर्की और कतर के शिखर सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया। इस सम्मेलन में किसे? भारत और तुर्की और कतर को अतिथि देश इसमें क्या किया था? घोषित किया गया था। दोस्तों बात करें वर्ल्ड समिट गवर्नमेंट समिट 2024 की, तो यह वार्षिक वैश्विक सभा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने, यानी विश्व स्तर पर सभी जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए, उन्हें संबोधित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विश्व नेताओं को, नीति निर्माताओं को, विशेषज्ञों को, विचारकों को एक साथ लाती है। यह प्रतिवर्ष दुबई में आयोजित किया जाता है और इसकी स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम के नेतृत्व में की गई थी। और ये अच्छा एक समिट होता है, यानी देश के जो अपने संसार की सभी विषयों की, सभी वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है नीति निर्माता के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा। और ये कब से प्रारंभ की गई? तो 2013 से इसे प्रारंभ की गई। नाडा ने किया एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन। डोपिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? डोपिंग होता है यानी कोई भी खिलाड़ी होता है तो उससे पहले वो ड्रग्स का सेवन करता है एनर्जी बूस्ट करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, थके नहीं और एनर्जी बनी रहे। तो उससे पहले एक ड्रॉप टेस्ट किया जाता है और पता लग जाता है कि इसने किस ड्रग्स का सेवन किया है। तो उसको लेकर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि दोस्तों राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने कहां पर सम्मेलन किया? तो नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024, यानी जो पेरिस ओलंपिक होने हैं उनमें किसी प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए और एंटी डोपिंग रहे, सभी खिलाड़ी बिना किसी ड्रग्स का सेवन किए हुए अच्छे से अपने जोश और जुनून को बरकरार रखें और अच्छे से अपना दमखम दिखाए। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अपने भारत के एम जयशंकर जी ने किया और जो इस सम्मेलन की थीम रही वो एक स्थित और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थी। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों और के मंत्रियों ने और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रिमंडल में हुए शामिल हुए। हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए और हिंद महासागर देशों का प्रमुख परामर्शदाता मंच है। इसका वार्षिक आयोजन 2016 से इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हिंद महासागर का पहला संस्करण 2016 में और सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जिसमें 30 देश शामिल हुए थे। छठा संस्करण 2023 में ढाका में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो हिंद महासागर के क्षेत्र में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो इस हिंद महासागर क्षेत्र का विस्तार अफ्रीका के पूर्वी तट से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक है, जिसके अंतर्गत अरब की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, मलक्का जलडमरू, दक्षिणी महासागर द्वीप समूह आते हैं। इस विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 38 देश शामिल है। इसमें 13 अफ्रीकी, 22 एशियाई और 1 ओशनिया, साथ ही 2 यूरोपीय देश भी है जो कई देशों का प्रशासन करते हैं। इस प्रकार यह हिंद महासागर का क्षेत्र है। इससे लेकर यह सम्मेलन होता है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं को बढ़ावा देना था, यानी स्किल्स, अपने कौशल को बढ़ावा देना, और इसके लिए पहला यह सम्मेलन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भविष्य के कौशल क्षेत्र में 20 से ज्यादा रणनीतिक सहयोग किए गए। बात करें दोस्तों ऑपरेशन और अभियान की, तो नए सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के भी सैन्य अभ्यास है दोस्तों, जिसका आयोजन 22 से 25 फरवरी 2024 को किया गया और भारत की ओर से आईसीजी समर्थ, अभिनव और डोर्नियर ने इसमें भाग लिया। समर्थ, अभिनव और डोर्नियर ने दोस्ती श्रृंखला का 16वां संस्करण था।
बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। किस किस के मध्य होता है दोस्तों ये अभ्यास? दोस्तों भारत के, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। बात करें दोस्तों मिलन 2024, तो मिलन 2024 दोस्तों ये भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास है। जो कहां पर हुआ था? नौसेना का अभ्यास है तो विशाखापट्टनम के तट पर यह संपन्न हुआ। 12वां संस्करण था इसका और 19 से 27 फरवरी तक यह मिलन अभ्यास संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास मिलन की शुरुआत 1995 से हुई। अंडमान निकोबार तट के निकट इस संयुक्त अभ्यास में मेजबान भारत के अतिरिक्त 4 देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका भी शामिल हुए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अभ्यास वायु शक्ति। भारतीय वायुसेना ने 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण में एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया। इस वर्ष अभ्यास स्वदेशी लड़ाकू विमान सेवा तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान इसमें शामिल हुए और वहां पर क्या हुआ? अभ्यास वायु शक्ति 2024 का प्रदर्शन किया। और स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश, समर और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों ने इसमें भाग लिया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कब दोस्तों इसे शुरू किया गया? तो 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। योजना का लक्ष्य है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना 1 करोड़ घरों को। इस योजना के अंतर्गत सरकार को 75,000 करोड़ का खर्च करेगी। मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और डॉक्टर प्रवीण कुमार ने 7 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र और गुजरात के वर्चुअल तौर पर मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। किलकारी, जिसका अर्थ है एक बच्चे की गूंज, एक केंद्रीकृत इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है जो गर्भावस्था या प्रसव बच्चे की देखभाल के बारे में साप्ताहिक समय उपयुक्त बेहतर ऑडियो संदेश सीधे परिवार को मोबाइल फोन तक पहुंचाती है, जिसका श्रवण कर क्या कर सकते हैं? उससे अच्छी तरीके से उपचार किया जा सकता है। मोबाइल अकादमी। मोबाइल अकादमी एक निःशुल्क ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा शोगनी होती है कि जानकारियों को बढ़ाने और उन्हें अपग्रेड करने और उनके मोबाइल फोन के माध्यम से उनके संचार कौशल को सुधार करने की डिजाइन किया गया। तो ये आशा शोगनी होती है जो, ठीक है, उनके लिए यह अपग्रेड किया गया है ताकि उनसे समय समय पर उन्हें जानकारी साझा की जा सकती है और उनके ज्ञान को वर्धन किया जा सके। दूरसंचार विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन की शुरुआत है। क्या है दोस्तों संगम डिजिटल ट्विन? तो दूरसंचार में संगम डिजिटल ट्विन नाम की पहल की शुरुआत की। यह पहल उद्योग के अग्रदूतों, स्टार्टअप और एमएसएमई, शिक्षाविदों, नव प्रवर्तकों को आगे विचारकों की रुचि अभिव्यक्ति को आमंत्रित करती है। इस नई पहल का उद्देश्य है आइडियाज को सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म करना, अवधारणा और कार्यान्वयन के गैप करना और बुनियादी ढांचे में एडवांसमेंट को बढ़ावा देना है। नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की दोस्तों खोज की है। बात करें दोस्तों नासा की, तो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को की गई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान प्रशासक बिल नेल्सन है। 5 और वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट का दर्जा जो मिला है दोस्तों। अब वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 80 हो गई है। और जो 3 स्थल है वो अक्षमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगादी कैरे संरक्षण रिजर्व, ये तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और 2 कराईवटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। इस पर 5 जो वेटलैंड साइट थी उन्हें रामसर साइट का दर्जा मिला है और कुल कितनी होगी? 80 रामसर साइट हो चुकी है। सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है।
और इन रामसर साइट्स को लेकर 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक सम्मेलन हुआ था और 2 फरवरी को तब से क्या बनाया जाता है, वेटलैंड बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है तो वो सुंदरवन डेल्टा है। भारत का सबसे छोटा रामस्थल चेमनूर आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है और विश्व का सबसे बड़ा रामस्थल है वो पेटानल है, दक्षिण अमेरिका में है। और बात करें दोस्तों काजी नेमू की, तो काजी नेमू को असम का राज्य फल घोषित किया गया है। ये काजी नेमू क्या होता है? काजी नेमू अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। असम में काजी नेमू व्यावसायिक वृक्षारोपण किया जाता है। काजी नेमू को खट्टे फलों का राजा भी कहा जाता है। राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने मंत्रिमंडल बैठक में काजी नेमू को असम के राज्य फल के रूप में मंजूरी दी है। ये अपने को ध्यान में रखना है काजी नेमू को। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी 2024 को हैदराबाद के संगीत नाटक अकादमी में दक्षिण भारतीय संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में। ये अपने दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो हैदराबाद में किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 57वीं विंटेज कार रैली। दिल्ली में 57वीं विंटेज कार रैली का आयोजन 12 फरवरी को हुआ। इस रैली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाई। इस रैली में 125 विंटेज कारें शामिल हुई। 1906 की रेनॉल्ट फेरा, 1912 की स्टैंडर्ड कवेंट्री, 1936 की रोल्स रॉयस और 1938 मर्सिडीज और 1937 की डॉस जैसी कारें इसमें शामिल थी। इस रैली का आयोजन 1964 से हो रहा है और 1964 में RSRTC का गठन किया गया था, तभी से रोडवेज बसें संचालित है। सांबर साल्ट लिमिटेड भी 1964 में स्थापित की गई थी और डिडवाना भी 1964 में स्थापित की गई थी। इस प्रकार काफी संस्थाएं हैं जिनका स्थापना 1964 में की गई थी। तो ये है दोस्तों आपने जो सामान्य अध्ययन जिसके बारे में आज आपने जाना है, तो इसमें काफी जो बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी और जिसमें हाईलाइट है वो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उतना ही अपने लिए पढ़ना इनफ रहेगा। बाकी जानकारी अपने ज्ञान के लिए अतिरिक्त है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।